एक फ़ोन कॉल से पूरी दुनिया बदल गई। 75 मिनट का ये फ़ोन कॉल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच हुआ। वैलेंटाइन डे के 2 दिन पहले यानी 12 फरवरी को ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन वॉर को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद अमेरिका और रशिया के रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए और इन बदले हुए रिश्तों ने यूरोप की नींद उड़ा दी। नींद ऐसी उड़ाई कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को एक बैठक बुलानी पड़ी, इमरजेंसी बैठक में फ्रांस के अलावा यूरोप के ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड जैसे जो बड़े मिलिट्री पावर्स हैं वो शामिल हुए। इन देशों के बीच इस बात को लेकर अफरा तफरी मची हुई है कि अगर अमेरिका और रशिया फ्रेंड्स बन जाते हैं तो यूरोप का क्या होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप का क्या होगा। इसकी एक धुंधली तस्वीर फ्रांस में हुए जो यूरोपियन नेशंस की बैठक है उससे निकलकर सामने आई। इस तस्वीर में क्या कुछ है उसी पर बात करेंगे इस स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो मीटिंग हुई उससे क्या निकला, उसको समझने से पहले आपको अमेरिका और यूरोप के रिश्तों का इतिहास समझना पड़ेगा। इतिहास सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी लगभग पूरी दुनिया पर हावी हो गया। ऐसे में हिटलर को रोकने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अमेरिका और रशिया ने हाथ मिला लिया। दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश मिलकर तेजी से पूरी दुनिया पर अपना झंडा लहराते जा रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के लिए सब बढ़िया चल रहा था, एकदम हंकी डोरी। हालांकि रशिया पर जैसे ही जर्मनी ने अटैक किया तो क्या सक्सेस मिली हिटलर को, लेकिन एक बार जब पूरी तरीके से कमर कस के रशिया युद्ध में वापस आया तो जर्मनी बैकफुट पर जाना शुरू हो गया जर्मनी का। दूसरी तरफ ब्रिटेन, अमेरिका और इसके साथियों ने भी जर्मनी के नाक में दम कर दिया। तो जर्मनी के नाक में तो दम हो गया, लेकिन हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरी हिस्ट्री पे तो बात नहीं कर सकते, तो इस स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। स्टोरी के अंत में हिटलर की हार हो गई। हिटलर के हारने के बाद ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन वाले रशिया के पाले में चला गया और वेस्ट जर्मनी अमेरिका वाले वेस्ट के पाले में चला गया। बीच में बर्लिन की दीवार खींच दी गई। ऐसी ही एक दीवार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ मिलकर लड़ने वाले अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में भी खिंच गई। दोनों के बीच आइडियोलॉजी की दीवार थी, विचारधारा की। कैपिटलिस्ट विचारधारा वाला अमेरिका और उसके साथ ही देश डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट में बिलीव करते आए। वहीं दूसरी तरफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले यूएसएसआर और उसके दोस्त जो थे वो डिक्टेटरशिप और पूरे मार्केट पे सरकार के कंट्रोल में बिलीव करने वाले बन गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक एक करके पूरी दुनिया इन दो महाशक्तियों के बीच में बट गई। एक तरफ कैपिटलिज्म था, दूसरी तरफ कम्युनिज्म। यहाँ पे आपका एक सवाल ये हो सकता है कि पूरे बवाल में भारत कहाँ था। भारत इस बंटवारे से कोसों दूर रहा। नेहरू के भारत ने गुट निरपेक्षता यानी किसी का झंडा नहीं उठाने की नीति बनाई और गुट निरपेक्ष आंदोलन से कई देशों को जोड़ा। भारत और उसके साथ ही भले ही सक्सेसफुली इससे दूर रहने में अपना जो भी एग्जीक्यूट किया था अपनी आइडियोलॉजी उसको एग्जीक्यूट करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन यूएसएसआर के बैनर तले मौजूद यूक्रेन और पोलैंड जैसे 15 देशों के अलावा यूरोप के जो बाकी बड़े देश थे, बड़ी ताकतें थी, वो न सिर्फ अमेरिका के पाले में चली गई बल्कि लगभग पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर हो गई। इस बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मजबूरी में दोस्त बने अमेरिका और यूएसएसआर के बीच हिटलर के हारने के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया। कोल्ड वॉर का मतलब है साइकोलॉजिकल वॉर। इस वॉर में दोनों ही महाशक्तियां कभी भी एक दूसरे से सीधे युद्ध में नहीं पड़ी, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जासूसी की, एक दूसरे की इकोनॉमी बर्बाद करने की हर कोशिश की। दोनों ही महाशक्तियां न्यूक्लियर वॉर से लेकर स्पेस रेस तक में एक दूसरे को नाको चने चबवाने के लिए एक दूसरे के पीछे पड़ गए। और ऐसा नहीं था कि दोनों का आमना सामना किसी युद्ध में नहीं हुआ। दोनों ही कोरिया जैसे देश में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। 1950s में कोरिया में एक वॉर हुआ। इस वॉर में एक तरफ साउथ कोरिया था, एक तरफ नॉर्थ कोरिया था। साउथ कोरिया के साथ अमेरिका खड़ा हो गया और नॉर्थ कोरिया के साथ यूएसएसआर। दोनों ने ही अपने अपने झंडे इन देशों में लगा दिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस और यूएसएसआर में जो युद्ध हुए उसकी छाप आज तक कायम है।
इसी छाप की बदौलत अमेरिका के झंडे के नीचे गया साउथ कोरिया एक डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट है, वहीं किम जोंग उन का नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप है और सरकार के कंट्रोल वाला मार्केट है नॉर्थ कोरिया में। दुनिया बदल गई, लेकिन साउथ और नॉर्थ कोरिया पर आज भी दो महाशक्तियों की प्रॉक्सी वॉर की छाप कायम है। यही छाप यूक्रेन रशिया वॉर पर भी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है ये समझने के लिए चलते हैं 1989 में और 1991 में, जब विश्व के पटल को बदलने वाली दो बहुत ही बड़ी घटनाएं हुई थी। 1989 को दुनिया का नक्शा बदलने वाला साल माना जा सकता है। हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस हिटलर ने लगभग पूरे यूरोप पर जर्मनी का झंडा फहरा दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसी जर्मनी की हार के बाद हिटलर के इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया। हालांकि इस दीवार की एक तरफ कब्जा जमाए बैठा यूएसएसआर 1980 के दशक में काफ़ी कमज़ोर होने लगा। इसी का नतीजा था कि 9 नवंबर 1989 को फाइनली बर्लिन की जो दीवार थी वो गिरा दी गई और जर्मनी के ऊपर से यूएसएसआर का कब्जा ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी दीवार की दूसरी तरफ मौजूद अमेरिका का दबदबा आज तक जर्मनी के ऊपर कायम है। इसी दबदबे के बूते रशिया के मिखाइल गोर्बाचेव और बोरिस येल्त्सिन के दौर में अमेरिका यूएसएसआर को तोड़ता चला गया। इस टूट का नतीजा ये था कि एक एक करके कई देश यूएसएसआर का लाल झंडा उतार कर अपने देशों का झंडा बुलंद करने लगे। ऐसी तमाम वजहों से 1991 को यूएसएसआर का, ये जो साल था 1991 का, उसमें यूएसएसआर का पतन हो गया। यूएसएसआर के पतन वाले साल में फाइनली इससे जुड़े अंतिम और सबसे बड़े देश यूक्रेन ने 24 अगस्त 1991 को अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। ये सब होता हुआ 49 साल का एक व्यक्ति देख रहा था रशिया में। ये व्यक्ति रूस की खौफनाक खुफिया एजेंसी केजीबी का हिस्सा रह चुका था। बाद में ये इंसान राजनीति में आया और तेज़ी से राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोरिस के बाद 1999 में रशिया का प्रेसिडेंट बना। आज भी रशिया में सत्ता का पर्यायवाची इस व्यक्ति को माना जाता है, जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अब आप पूछेंगे कि पुतिन सत्ता के पर्यायवाची कैसे हुए? तो सत्ता के पर्यायवाची इसलिए क्योंकि पुतिन के सत्ता में किसी न किसी रूप में रहते हुए अमेरिका में 6 बार राष्ट्रपति चुनाव हुए। अमेरिकी राष्ट्रपतियों का आना जाना लगा रहा। यूरोप और अमेरिका ने पुतिन को हटाने की कई कोशिशें की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। पुतिन को कमज़ोर करने की ऐसी ही एक कोशिश ओबामा के दौर में यूक्रेन में शुरू हुई। हालांकि इसके क्लाइमेक्स में ठीक उल्टा होता दिख रहा है जो यूक्रेन में शुरू हुआ था ओबामा के दौर में। उल्टा ये कि यूक्रेन को युद्ध में झोंक कर पुतिन को कमज़ोर करने के लिए जो अमेरिका और यूरोप साथ आए थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉसिबली एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनने की कगार पर हैं। यूक्रेन के मामले में इनके साथ आने की कहानी शुरू होती है फरवरी 2014 में। तब अमेरिका में ओबामा की सरकार थी और यूक्रेन में पुतिन के करीबी माने जाने वाले विक्टर यानुकोविच प्रेसिडेंट थे। अचानक से 2014 की फरवरी में यानुकोविच के खिलाफ यूक्रेन में प्रोटेस्ट होने लगते हैं। 2014 की फरवरी के ऐसे प्रदर्शनों को लेकर पुतिन आरोप लगाते हैं कि अमेरिका ऐसे प्रदर्शनों के जरिए यूक्रेन में तख्ता पलट करना चाहता है। बाद में यूक्रेन में एक तरीके से तख्ता पलट हो भी जाता है और विक्टर को रशिया भागना पड़ता है। इसके बाद यूक्रेन में अंतरिम सरकार बनवाई जाती है। हालांकि पुतिन इस सरकार को पहचान देने से इनकार कर देते हैं। उल्टे वो अपनी संसद के पास जाते हैं और कहते हैं कि रशिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें यूक्रेन में सेना उतारने की परमिशन दी जाए। इसी के बाद मार्च 2014 में रशियन मिलिट्री और उससे जुड़े संगठन यूक्रेन के क्रेमिया को अपने कब्जे में ले लेते हैं। क्रेमिया में रूसी मूल के निवासी बहुसंख्यक हैं। ऐसे में जब क्रेमिया में रेफरेंडम करवाया गया, मतलब किसको किसके साथ रहना है, क्रेमिया को रशिया के साथ या यूक्रेन के साथ, तो यूक्रेन की जगह वहाँ के लोगों ने रशिया का हिस्सा बनने का फैसला लिया। इससे बौखलाया अमेरिका, उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे यूरोप ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। पाबंदियों की परवाह किए बगैर 21 मार्च 2014 को पुतिन ने कानून पास करके क्रेमिया को रूस का हिस्सा बना लिया कानूनी रूप से। ओबामा का अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ये सब देखता रह गया। इसके बाद रशिया यूक्रेन में घुसता चला गया। बदले में कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका और रशिया वाले रूस की गर्दन मरोड़ते चले गए।
गर्दन ऐसी मरोड़ी कि रशिया की इकोनॉमी बिना पानी मछली की तरह तड़पने लगी। ऐसी उठापटक के बीच 2014 से 2019 तक पेट्रो पोरोशेंको यूक्रेन के प्रेसिडेंट रहे। उनके रहते रूस के साथ यूक्रेन डॉनबास के इलाके में लड़ता रहा। हालांकि ये लड़ाइयाँ पूरी तरीके से युद्ध में तब्दील नहीं हुई। इसका एक बड़ा कारण डोनाल्ड ट्रंप को माना जाता है। बराक ओबामा को 2016 में हराकर 2017 की जनवरी में ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद रशिया और यूक्रेन के बीच बवाल लगभग शांत हो जाता है। इसकी एक बड़ी वजह ये रही है कि रूस और पुतिन को ट्रंप दुश्मन नहीं मानते। उल्टे ट्रंप रूस को एक महान देश और पुतिन को एक बहुत अच्छा दोस्त बताते आए हैं। हाल ही में भी उन्होंने ऐसे ही बयान दिए हैं। हालांकि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप उतने मजबूत नहीं थे। ऐसे में उन्हें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मामलों में कई फ्रंट्स पर डील करना पड़ रहा था और शायद इसी वजह से 2019 में हुए यूक्रेन के चुनाव में कुछ अद्भुत हुआ। अद्भुत यह कि पुतिन और जेलेंस्की नाम के एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने यूक्रेन का चुनाव जीत लिया। रूस ने फिर आरोप लगाया कि यूक्रेन के इस चुनाव में यूरोप और अमेरिका के डीप स्टेट ने मिलकर जेलेंस्की को चुनाव जितवाया है। रशिया के ऐसे आरोपों को जेलेंस्की के कई बयानों से बल मिला, जैसे कि जेलेंस्की यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा नेटो की मेंबरशिप चाहते थे, जबकि रूस का साफ कहना था कि वो नहीं चाहता कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देकर नेटो रशिया के दरवाजे तक पहुंच जाए। हालांकि रशिया के ऐसे स्टैंड के बीच एक तरफ जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति की कुर्सी पर जमने लगे, जबकि दूसरी तरफ 2020 में ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव हार गए। इस बीच 2020 में आए कोरोना महामारी की वजह से भी दुनिया भर में जो बड़े युद्ध थे वो एक तरीके से थम गए थे। लेकिन ये सीज फायर लंबा नहीं टिका। लंबा इस वजह से नहीं टिका कि हुआ ये कि ओबामा की पार्टी से आते हैं जो बाइडेन। उन्होंने 2021 की जनवरी को 20 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली और राष्ट्रपति की कुर्सी से ट्रंप के हटते ही अमेरिका और यूरोप मिलके फिर से यूक्रेन का मामला गर्म करने में लग गए। इन्होंने इसको इतना तपा दिया कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के 1 साल और 4 दिन बाद यूक्रेन और रशिया के बीच 24 फरवरी 2022 को फुल फ्लेजेड वॉर छिड़ गया। वैसे तो इस युद्ध को रशिया यूक्रेन वॉर का नाम दिया जाता है, लेकिन शुरू से ही इस युद्ध में एक तरफ जहां रशिया अपने दम पे लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन सिर्फ मुखौटा रहा है। उसकी तरफ से ये युद्ध बाइडेन का अमेरिका और अमेरिका के जो यूरोप के साथी हैं वो लड़ते आए। इसकी कीमत रशिया को चुकानी पड़ी। कीमत बनी रूस की संप्रभुता। इस सॉवरेनिटी को धक्का देते हुए यूक्रेन ने रूस के छोटे मोटे हिस्सों पर कब्जा कर लिया। कीमत रूस की राजधानी मॉस्को तक हुए ड्रोन हमलों के तौर पर चुकानी पड़ी। हाल ये हो गया कि एक समय रशिया की कठपुतली रहे वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी ने कू कर दिया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि अपने लड़ाकों के साथ सीधे मॉस्को पर हमला करने के लिए मार्च कर दिया। इसके अलावा भी बैटलफील्ड में यूक्रेन ने रूस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया और अमेरिकी मिसाइलों से रूस के भीतर तक हमला किया। यह सब सुनकर आपको लग सकता है कि यूक्रेन को तो रशिया ने इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। फिर रशिया ने कैसे कीमत चुकाई? इसका आंसर ये है कि जब ये वॉर शुरू हुआ तब मानने वालों का मानना था कि रशिया चुटकी बजाते इस वॉर को ख़त्म कर देगा। हालांकि देखते देखते ये युद्ध अपने 3रे साल में पहुंच गया और लड़ाई के लिए रशिया को भी चीन और ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से मदद लेनी पड़ी। इस बीच कई बार न्यूक्लियर हमले का भी खतरा मंडराया। हमलों की जद में चेरनोबिल जैसा न्यूक्लियर प्लांट तक आया और इसका डर मंडराता रहा कि कहीं सीधे सीधे ये अमेरिका और यूरोप बनाम रशिया के युद्ध में तब्दील मत हो जाए, 3rd वर्ल्ड वॉर मत हो जाए। हालांकि अब यह खतरा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। द एंड। दरअसल अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने जेलेंस्की को यूक्रेन का तानाशाह बताया है। ट्रंप ने जेलेंस्की पर चुनाव टालने और सत्ता से चिपके रहने के लिए हर कदम उठाने के आरोप लगाए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जेलेंस्की ने यूरोप के साथ मिलकर अमेरिका का फायदा उठाकर ऐसा युद्ध शुरू किया जो यूक्रेन कभी भी नहीं जीत सकता था। उन्होंने जेलेंस्की को कॉमेडियन बताते हुए, माहौल बनाते हुए जेलेंस्की का कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका से जो फंडिंग मिली उसका एक बड़ा हिस्सा इस कॉमेडियन ने गायब कर दिया। ऐसे गंभीर आरोप लगाते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर जेलेंस्की तुरंत ये युद्ध खत्म नहीं करते तो हो सकता है कि यूक्रेन नाम का उनका जो देश है उसका कोई एग्जिस्टेंस बचे ही मत। वैसे तो ट्रंप का ये पोस्ट 19 फरवरी का है। इसके पहले भी उन्होंने एक फ़ोन कॉल किया। 12 फरवरी को उन्होंने
ये फ़ोन कॉल पुतिन को किया था और इस फ़ोन कॉल से पहले दुनिया के ऊपर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। जबकि ट्रंप के लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट और फ़ोन कॉल के बाद अमेरिका और रूस के बीच वैलेंटाइन मंथ में इलू इलू होने लग गया है। वैसे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का पहला मौका नहीं है जब रशिया और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होने के कगार पे जा रहे हैं। इसके पहले भी गोर्बाचेव से लेके बोरिस के दौर में अमेरिका और रशिया के रिश्ते जो हैं वो कंपैरेटिवली बेटर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिगड़ने के बाद से। लेकिन तब मामला ट्रंप और पुतिन की दोस्ती के जैसा नहीं था, तब आर्म ट्विस्टिंग का मामला था। दरअसल अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात करके दोनों देशों के रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिशें की। हालांकि बाय द टाइम इसका असर दिखना शुरू हुआ, ट्रंप चुनाव हार गए। अब जब ट्रंप वापस आए हैं, और न सिर्फ वापस आए बल्कि ऐतिहासिक जीत के साथ वापस आए हैं, तो वो हर ऐसा काम कर रहे हैं जो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ऐसे तमाम कामों का अंजाम दे रहे हैं जिनको पहले कार्यकाल में नहीं दे पाए। इसी सिलसिले में उन्होंने पुतिन को सीधा फ़ोन किया और कहा कि मिलकर इस युद्ध को समाप्त करते हैं। जो पीसफुल लोग हैं उनको किसी भी वॉर के ख़त्म होने की बात सुनकर कितना अच्छा लगेगा, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति की बात सुनकर यूरोप बौखला गया है। उसकी बौखलाहट इस बात से है कि ओबामा और बाइडेन के अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के मामले में यूरोप को खूब सपोर्ट किया, खूब भाव दिया, जबकि ट्रंप का अमेरिका यूरोप को ठेंगा दिखा रहा है। हुआ ये कि जब ट्रंप ने युद्ध समाप्ति की बात सीधे पुतिन से कर ली तो इसमें यूरोप को अपने लिए कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा। ट्रंप ने पूरी बातचीत से न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि यूरोप के फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों को भी दूर रखा है। अमेरिकी अधिकारी ये साफ कर चुके हैं कि इस पूरी बातचीत में रशिया के अलावा वो किसी भी और देश को, इंक्लूडिंग यूक्रेन जो कि इस वॉर का हिस्सा है, उसको भी शामिल नहीं करने वाले। सऊदी अरब में जब रशिया और अमेरिका मिले तो यूक्रेन और यूरोप को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी निकलकर सामने आया है कि अब जब भी ट्रंप और पुतिन मिलेंगे तब यूरोप को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उनका कोई लेना देना नहीं होगा। इस सबसे घबराए यूरोप में मौजूद फ्रांस ने 2 दिन की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हालांकि इस मीटिंग से कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन तक चली इस मीटिंग को होस्ट करने वाले फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने मीटिंग समाप्त होने के बाद पहले तो ट्रंप को फिर ज़ेलेंस्की को अलग अलग फ़ोन किया। हालांकि इन देशों के इन मीटिंग्स और फ़ोन कॉल से क्या निकलकर सामने आया है ये बहुत साफ नहीं है। एक बात साफ है कि यूरोप के ताकतवर देश अमेरिका को लेकर भयानक कंफ्यूज हैं। इस मीटिंग को लेकर बीबीसी की रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि एक तरफ मीटिंग से कोई साफ संदेश नहीं आया, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और रशिया की बात और मुलाकात ने दुनिया को 2 हिस्सों में साफ साफ बांट दिया है। इस हिस्से के एक तरफ मजबूत दिख रहे अमेरिका और रशिया हैं और दूसरी तरफ वो यूरोपीय देश हैं जो मीटिंग के बाद कोई पुख्ता जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं, एक ऐसा कंक्लूजन नहीं दे पाया जिसको एक ट्वीट में समेटा जा सके। बीबीसी ने यूरोपीय देशों की इस मीटिंग को फेल बताया है। यह भी लिखा गया है कि यूक्रेन भी यूरोप का हिस्सा है, ऐसे में इसके साथ जो भी होगा उसका असर यूरोप पर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के बाद रशिया कई और यूरोपीय देशों के साथ यही करने की कोशिश करेगा। खासतौर पर रशिया बाल्टिक के स्टेट्स के साथ ऐसा करने की कोशिश करेगा। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इसमें कितना दम है। इसका जवाब ये है कि बहुत दम है। वो इस वजह से कि ट्रंप खुद कनाडा, ग्रीनलैंड और पैनामा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में उनको इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि रशिया क्या करना चाहता है इस देश के साथ। और अगर ट्रंप को फ़र्क नहीं पड़ेगा तो यूरोप के फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी से लेकर पोलैंड जैसे जो देश हैं उनकी नींद हराम रहेगी। हराम इस बात से कि बाल्टिक के देशों के बाद रशिया इनके साथ क्या करने की सोचेगा। ऐसे में इन्हें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। ट्रंप पहले से कहते आए हैं कि यूरोप के इन देशों को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए। ट्रंप का अमेरिका इनके डिफेंस खर्चे का बिल भरने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर इनका डिफेंस बजट ऊपर जाएगा तो बाकी के खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। ऐसी कटौती का असर यूरोप के ऊपर देखने लायक होगा। इसके अलावा ब्रिटेन का कहना है कि रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर की कंडीशन में वो यूक्रेन में अपने शांति सैनिक भेजने को तैयार है। यही बात कुछ और यूरोपीय देश कह रहे हैं, बाकी सारे इससे डिसएग्री भी कर रहे हैं। ट्रंप की पहले से ये डिमांड रही है कि ब्रिटेन और यूरोप को ऐसा करना चाहिए। हालांकि यूरोप इसके लिए मान नहीं रहा था, अब मान गया है। मतलब यूरोप ट्रंप की धुन पर नाचने के लिए तैयार हो गया है। वो ये रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप को अमेरिका से जो भी सुरक्षा मिलती आई है उस मामले में ट्रंप के अमेरिका ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। उल्टे यूरोप को ये देखना होगा कि वो खुद को ट्रंप के ट्रेड वॉर से कैसे बचाएगा।
इन सवालों के बीच ट्रंप के 4 सालों में पूरा जो बैलेंस ऑफ पावर है उसकी शिफ्ट करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि ट्रंप दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मिलिट्री पावर रशिया को बेहद करीब लाएंगे। पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि ट्रंप यूरोप से दूरी बनाएंगे। ये 2 कदम उठाकर वो तेज़ी से दुनिया और अमेरिका के लिए ख़तरा बनते चीन पर फोकस करना चाहेंगे। पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि ऐसे हर बदलाव के बीच खुद को युद्ध और बेमतलब के टेंशन से दूर रखने वाले भारत को इसका सीधा फ़ायदा मिल जाए। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ के बीच एक बात तय ये कि ट्रंप के 4 सालों की प्रेसिडेंसी में दुनिया का जो नैन नक्श है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। इन पॉसिबिलिटीज़ को लेकर आपको जो भी लगता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।